बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे और गर्मी भी अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे। लेकिन मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जो गर्मी भी एंजॉय करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। खैर लेकिन ये हब्स वाली गर्मी है जिसको कहते हैं ना जानलेवा और शदीद वाली गर्मी, ये वो है। सो इसमें आपको बार बार पसीने भी आ रहे हैं और दिल घबराता है। एक्चुअली जो है वो आपको ऐसे फील होता है जैसे ना सांस बंद हो रहा है। और मुझे तो कुछ दिनों से रात का खाना भी खाने का दिल नहीं कर रहा, वो गर्मी की शिद्दत की वजह से। सो ऐसे में जब आप मुसलसल पानी पीते रहते हैं तो ऑब्वियसली आपको भूख नहीं लगती है इतनी। तो पानी ज़रूर पिएं और इसके साथ साथ गैर ज़रूरी तौर पर बाहर भी मत जाएं, क्योंकि हम समझते हैं कि शायद बाहर बादल हैं, वो धूप उस तरह से नहीं है तो गर्मी नहीं है शदीद। जी ये हब्स वाली गर्मी है। प्री मानसून जिसका आगाज़ हो चुका है, आगे चल के मानसून की बारिशें भी होनी है, तो हब्स वाली गर्मी जो वो ज़्यादा जो घबराहट होती है उससे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, शाहिद सिप्रा साहब और आमिर रज़ा खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। शाहिद सिप्रा साहब, गर्मी के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे, फिर चलेंगे खबरों की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें गर्मी अभी तो आगाज़ हुआ है, अभी तो 2-3 दिन हुए हैं, तो हब्स और उसकी वजह से जो लोगों का हाल है। और मैं पिछले दिनों कल भी देख रहा था, परसों भी देख रहा था कि लेस्को की डिमांड जो है वो 4600 मेगावाट से तजावुज़ कर रही है, जो ये 4200 पे चल रही थी। इसका क्या मतलब है कि गर्मी ने एक दफ़ा लोगों को एसीज़ लगाने पर मजबूर किया है। और दिन के औकात में हम लोग जो बाहर फिरते हैं, सारा दिन घूमते हैं, एक इशू ये होता है कि आप किसी ऑफिस में गए, वहाँ एसी है, वहाँ से निकले वाली तो बात तो आप बंद ही कर दे। नहीं, वो चलते हैं, आपके यहाँ नहीं चल रहा? चलता है लेकिन वो फिर गुजारा नहीं है। मैं गर्मी की शिद्दत की बात कर रहा हूँ कि आप बिल को देखें, लोड शेडिंग की वजह से हम परेशान है ना, एसी तो चलाना है। लोड शेडिंग जिन इलाकों में वहाँ बिजली चोरी की शरह ज्यादा है, आपके लोग और आपके इलाके के कंज्यूमर्स अगर बिजली चोरी करना छोड़ दें, अच्छा सुने ना पूरी बात, और लेस्को उन लोगों को पकड़े, लेस्को उन लोगों को पकड़े जिसना फेडरल गवर्नमेंट ने आपके ISI, IB और रेंजर्स के साथ टीमें बनाई हैं जिनको डिस्कोर्स बिल्कुल लोड शेडिंग नहीं होती। नहीं, हमारे लॉसेज 20% से कम है। अच्छा, लोड शेडिंग इस तरह होती है कि ट्रांसफार्मर डैमेज हो गया, उसकी वजह से 40-45 मिनट बंद होगी जिसको रिप्लेस करना है। हाँ, ब्रेक डाउन हुई है 2 दफ़ा, 11 kV पिघली है, वो गिरी है, वो टूट के गिरी है, वो ब्रेक डाउन हुआ है, उसकी वजह से 4-5 घंटे बंद रही है लाइट। मैं अपने एरिया की बात कर रहा हूँ, मुख्तलिफ इलाकों में भी इसी तरह होता है। बाज़ इलाकों में ट्रांसफार्मर डैमेज से आपका 10-10, 12-12 घंटे भी आपको बिजली की बंदिश का सामना रहता है। लोड शेडिंग और बिजली की तवील बंदिश, परेशानी दोनों में सेम है। हाँ, मेरी प्रोड्यूसर पूछ रही है सब कुछ गर्मियों में क्यों होता है? गर्मियों में क्यों होता है? वो तो DHA रहती है, वहाँ तो कुछ नहीं होता। वो जहाँ पहले रहती थी वहाँ बहुत कुछ होता है। में भी है, जाने दे। हमारे यहाँ आज जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो बिजली के बिलों की अदायगी है। मतलब ये आप मौसम भी भुगत जाएंगे। हाजी साहब तो कहते हैं लोड शेडिंग होनी चाहिए, हालांकि इनको नहीं सोचना चाहिए, जिसने बिल अदा करना है उनको सोचना चाहिए। लेकिन फिर भी हाई साहब ख्याल रखते हैं कि नहीं, लोड शेडिंग होनी चाहिए, लोड शेडिंग होनी चाहिए और इससे बिजली के यूनिट्स कम कंज्यूम होंगे। मैं भी इनसे मुत्तफिक हूँ और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बचेगा। हाँ, ये जो बार बार ट्रांसफार्मर 11 kV की तार पिघल गई, इसको भी ठंडा रखने के लिए एक दफ़ा इसी ने मुझे ये सारी, यहाँ बैठ के, ये कुछ औरत है, वहाँ बैठ के 2 चेहरों वाला आदमी है, इसके साथ बात क्या करें। इसने मुझे बताया कि हमारे सिस्टम को ये इतना पुराना हो गया है कि इसको खुद ब्रेक डाउन की ज़रूरत होती है। अच्छा, अगर ये बंद ना करे तो ये उड़ जाएगा, फिर आप 24-24 घंटे 36-36 घंटे की बिजली जाएगी। तो हमारे ट्रांसफार्मर ये पुराने हो चुके हैं, वो इनमें वो नहीं है, और कैपेसिटी जो बिजली लोगों की थी वो उन्होंने अब सब कुछ बेच के भी अपने AC लगवा ली, सब कुछ बेच कर भी अपना बिल अदा कर रहे हैं। तो इस सूरत में बिजली की कंजप्शन, इसने खुद बताया 2-3 दिन से ये इसी पर खबरें भी दे रहा है ऐसे। तो मेरा ख्याल है कि हमारा पूरे का पूरा सिस्टम जो है इसको एक दफ़ा आहिस्ता आहिस्ता चले किस्तवार कर लें, रीवैम्प होने वाला है। शहरों में तो कम से कम वाला है, सिर्फ लाहौर में नहीं, बाकी शहरों में बहुत बड़ा काम है। अच्छा, हब्स बहुत ज्यादा है। एक कमेंट कर दें फिर हम आज की टॉप स्टोरी। अच्छा है, और यही वो मौसम है, कुछ लोग होते हैं जो गर्मी, नहीं, यही वो मौसम है जिसमें आपका जिस्म का पसीना निकल जाएगा और वो फाजल जो भी आपका मवाद होएगा, जो स्किन के, आपका स्किन डॉक्टर आए होते थे, आते हैं, बल्कि उनको बुलाएं, इश्यूज भी होते हैं बहुत ज्यादा, उनको बताएं कि स्किन बर्न जो है वो होती है प्री मानसून से पहले, सन बर्न जो उसके बाद सन बर्न जो है वो नहीं होता है। बट ना ये चिपचिप वाले मौसम में लोगों को स्किन के इश्यूज नहीं, नमी जो है वो इसलिए हो जाते हैं। वो चले वो भी आप अभी डिस्कस कर लिया, बताएं। स्किन स्पेशलिस्ट को ना ही बुलाते, स्किन स्पेशलिस्ट को बुलाएं,
वो स्किन स्पेशलिस्ट ने आपको बताया कि नमी उसको को भाई अल्लाह ने इसका एक सिस्टम रखा हुआ है कि आप सुबह उठें, वजू करें, गुस्ल करें, फिर आप दोपहर में जब आपका पसीना चेहरे पे जमना शुरू हुए तो आप दोबारा वजू कर लें, फिर आप असर के वक्त में वजू करें, मगरिब के वक्त में वजू करें, इशा के वक्त में वजू करें और रात को गुस्ल करके सोएं। मैं देखता हूँ कौन से स्किन है जो खराब हो जाएगी। फॉलो करेंगे तो मसाइल तो फिर भी नहीं, बट गर्मी ये एंजॉय करने वाली नहीं है। मैं नहीं एंजॉय करने वाली इसलिए होती है कि इसमें आपका पसीना, आप सुहाना बात लेते हैं, आप पता नहीं कौन कौन सा बात सिर्फ पसीना निकालने, और अंग्रेज कपड़े उतार के साहल समंदर पे मैंने और इसने देखे हुए लेटे हुए। आप नहीं देखे हुए ये दंद करदा अगे मेरे नाल ही अमरीका। अच्छा दुबई में हम इकट्ठे ही थे, हमने वो बीच के पीछे जाके वो कपड़े तब्दील किए थे, याद है तो आप मुझे कहता नहीं देखे होंगे, वो ज्यादा जरूरी दो है। फेस वाला बंदा है। देखिए मैं तो एक ही बात करूंगा इसीलिए कहते हैं ना कोई आपका बेस्ट फ्रेंड भी नहीं होना चाहिए। सारी खबरें होती हैं। ऐसा मौसम है हब्स का जिसमें एसी चलाने का मजा आता है। हाँ, ठंडक करते हैं, मतलब चार आंधी एसी पे लग गया है। ये पिछली जो हीट वेव थी इस दौरान आप उसमें तो वाकई ऐसे है। गाड़ी का एसी इतना अच्छा आजकल, वो अदरवाइज आप गाड़ी में जाएं तो एसी फटने के वाकयात नहीं होंगे, आपको पता है, गर्म नहीं होंगे। आप ट्रांसफार्मर फटेंगे। चले अल्लाह ताला बेहतर करे जी। सो किया क्या जाता है पेट्रोल और बिजली की सूरत में? एक बार दिया जाता है आवाम को रिलीफ, फिर दी जाती है आवाम को तकलीफ। क्या किया जा रहा है शायद से? देखिए ये पिटीशन 2023 में लेस्को ने फाइल की थी कि इस तरह एडजस्टमेंट और कुछ क्वार्टर एडजस्टमेंट की वसूलियाँ हैं वो की जानी है, लेकिन नेपरा ने एक दफ़ा इसको मुस्तरद किया और साथ में कहा कि नज़रसानी अपील दायर की जाए। और नज़रसानी की पिटीशन जब दोबारा 24 में दायर की गई और उसमें इस बात की इस्तदा की गई कि 8 अरब को 40 करोड़ के करीब ये बनते हैं पैसे जो सिर्फ लेस्को के कंज्यूमर से वसूल किए जाने हैं। तो फिर उस पर हेयरिंग हुई और नेपरा ने उसके बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दी है। ये क्वार्टर एडजस्टमेंट होती है, बाज़ औक़ात एक टेंटेटिव जब टैरिफ आ जाता है तो आप उस पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं, लेकिन बाद अज़ां कुछ जब जनरेशन और उसके बाद आपकी बिलिंग के मामलात होते हैं उसमें चीज़ें निकलती हैं तो सामने आती हैं तो वो कंज्यूमर से वसूल किए जाने होते हैं। ये 2025 और 26 के दौरान आपका ये 8 अरब रुपए पूरे साल के दौरान बिजली के बिलों में भिजवाए जाएंगे। ये किस तरह भिजवाए जाएंगे इसका मैकेनिज्म अब आपकी कंपनी ने बनाना है कि कितने पैसे एक कंज्यूमर को किस वक्त में किस वक्त बिल में जाएंगे, लेकिन ये आने ज़रूर हैं। इसकी अदायगी करना लाजमी होगी क्योंकि नेपरा ने इसका इजाज़त दे दी है और इसका मंजूरी देते हुए नोटिफिकेशन भी जारी किया है। बात करने का मकसद ये है कि 2019 करके ये समझा दें आवाम की जेब पर कितना बोझ है। 8 अरब का बोझ आएगा ना, 8 अरब, आप 8 अरब रुपए तकसीम होने हैं कंज्यूमर्स पर, उसमें डोमेस्टिक भी हैं, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, ट्यूबल्स, आपके जितने कंज्यूमर्स लेस्को के हैं उन सब पे ये डिवीजन होके आना है। अब ये क्वार्टर उस वक्त 2019-20 में क्या चल रहा था, क्या एडजस्टमेंट चल रही थी, उसकी पिटीशन है। 2020-21 की पिटीशन है, 2021-22 की पिटीशन है। मतलब आप 19 से लेकर 22 साल का जो टाइम है और वो हमारे पाकिस्तान में सुनहरा दौर था। मैं अब उस पर नहीं जाता, मेरे साथ कोई और बैठे होते तो शायद मैं इसका जिक्र भी कर लेता। उस दौरान के जो पैसे हैं जो उस वक्त किसी न किसी सूरत में रोके गए होंगे, आवाम को शायद रिलीफ देने की बात की गई होगी, आज हम लोगों से दोबारा वसूल करने की बात की जा रही है। बात यह है कि जब टैरिफ है, आम सारिफ का क्या कसूर? आम सारिफ का यह है कि उसने बिजली इस्तेमाल की, उसने पैसे देने हैं। आपका रेवेन्यू का जराए भी, और IMF इवन आपके पावर सेक्टर पे आता है, आपके रेवेन्यू कलेक्शन सिर्फ रह ही बिजली के बिल का वो एक पेपर गया है। बस उसके अलावा आप रेवेन्यू ना टैक्स ले सकते हैं किसी से, ना कुछ और कलेक्ट तो यहाँ जिसका दिल करता है वो देता है नहीं देता। आप बिल में लगाकर जितने पैसे, आप एक बिल अभी मेरे पास है नहीं, एक बिल निकाल लें उसमें आपका 37% टैक्सेस हैं। आपने आप और भी 10% डाल देंगे, लोगों ने क्या करना, 6000 की बिजली इस्तेमाल की है, 9000 आपका बिल है। अच्छा सवाल है, मैं सिपरा साहब से सवाल करना चाहता हूँ। सिपरा साहब ये जो 8 करोड़ अरब और 40 करोड़ आपने बताया, ये स्लैब सिस्टम के तहत आएगा? मसलन कमर्शियल को और पैसे लगेंगे, डोमेस्टिक को और लगेंगे, ये सबको इक्वल वो एक रेट रख के इसका टैक्स? इसका हिसाब एक रेट निकलेगा, एक पर यूनिट। मतलब जो 19 में लोगों ने जिस रेट पे बिजली कंज्यूम की होगी, जिस तरह आप फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की बात करते हैं, क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट की बात करते हैं, फी यूनिट रेट निकलेगा। और उस वक्त जो 19-20 में लोगों ने जितने यूनिट इस्तेमाल किए होंगे जिस कंज्यूमर ने, उसकी बुनियाद पर उसकी, अच्छा ये उसकी बुनियाद पर होगा, और जो जिनके लगे मीटर बाद में वो तो आराम, उनको क्या होना, उनसे वसूली वैसे नहीं होनी चाहिए असूली तौर पे।
सही आपका 1 मीटर तो पहले लगा हुआ सही जमानता जरिया कैंसिल हुई तो नहीं, मुझे सिर्फ ये बता दें उस टाइम के हिसाब से, तो उस टाइम अगर किसी ने ज्यादा यूनिट इस्तेमाल किए हैं वो अलग बात है, लेकिन उसने उस वक्त किए ना इस्तेमाल ना, तो पैसे तो ये असल में सिप्रा साहब भी बात ठीक कह रहे हैं। जब ये नेपरा में जाती हैं कंपनीज, तो वो कहती हैं कि जनाब आप फ्यूल का जो बिल है हर 15 दिन के बाद लेके आते हैं। 15 को और 30 को आता है, सबको पता है। लेकिन नेपरा जो इजाजत देता है वो आपको कभी 1 माह देता है, 2 माह। मुझे तो ये हैरानगी है कि ये नेपरा जो है ये तो दीवानी अदालत है, कोई 4-4, 5-5 साल के पेंडिंग केस है ये। हाँ सही बात है। यानी ये क्या मामला है, और ये तहकीकात होनी चाहिए कि भाई आप कौन सी हेयरिंग कर रहे थे और कौन से वकला थे, साल और इतने साल। बिल्कुल आप चले 1 साल का आपने वक्त दिया है, ये बहुत ही कम बोझ होगा मेरा ख्याल है। नहीं, इस पे जितने कंज्यूमर कोई क्वेश्चन नहीं उठाती। मुझे ऐसा लगता है कि 23 में चूंकि हमने टैरिफ चेंज किया था और उस वक्त बिजली की कीमतें बढ़ रही थी और उस वक्त ये पिटीशन ज़ेर समाअत थी। होता ही है कि विफाक ने शायद नेपरा से कह के इसको डिले करवायो। 24 में फिर हमने रिवीजन की, टैरिफ की, फिर कीमत बढ़ी, लेकिन अब वो जितनी बढ़नी थी बढ़ गई है। अब फिर बातें हो रही हैं कि जुलाई से हम स्लैब्स को रिवाइज़ करेंगे। मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट आई थी, हो सकता है थोड़े दिन के बाद, जिस तरह उन्होंने 2 मीटर्स पे अपना तरदीदें भेजी थी कि हमने उस पर कुछ नहीं किया, हो सकता है इस पर भी कोई बयान आ जाए। लेकिन बात यह है कि 19 से लेकर 22 तक पिटीशन गई, ऑन रिकॉर्ड है। नेपरा ने उसकी मंजूरी दी, उसकी हेयरिंग्स भी हुई और लेस्को को डायरेक्शन भी मिल गई कि आप इसकी कलेक्शन करें। तो फिर कुछ चीजें तो मौजूद थी वहीं पे, एग्जिस्ट कर रही थी, तो कलेक्शन का है। क्या इसको डिले नहीं किया गया? नहीं, देखे अगर 23 में, मैं 23 की बात कर रहा हूँ, 23 में ये 201 और 200 यूनिट और 201 वाली स्लैब का इशू चल रहा था। फ्लैट सिस्टम चल रहा था कि 200 से ऊपर जाएंगे तो फ्लैट रेट, 300 का है तो 300 का फ्लैट रेट ना, स्लैब्स खत्म की जा रही थी। 24 में बाज़ाब्ता तौर पर खत्म कर दी गई। 24 में कहा गया कि 23 की वसूलियां भी की जाएं, वो भी वसूलियां की गई। तो 23 और 24 जो हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान डूबा हुआ था, हमने बहरान से निकाला, दिवाली होने से बचाया, तो ये इस तरह की चीजें एग्जिस्ट करती थी। हो सकता है कि 23 में इसका फैसला आ जाता और ये इजाफी भी वसूलियां उस वक्त सार्फिन से की जाती। लेकिन चूंकि टैरिफ चेंज हो रहा था, पहले कीमतें बढ़ रही थी, एक शोर बर्पा हुआ था, इस वजह से हो सकता है हुकूमत ने डिले किया और इस वक्त ये टाइम निकालो कि आपको याद होगा जब ये गवर्नमेंट ये जो जिसकी कल जमानतें हुई हैं, कैंसिल हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, खांसी पे किया भाई, अच्छा उन पे जो है गला साफ होता तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। अच्छा, उस पे आपने जो है, अच्छा नाक साफ हुई, छींक आए, तब भी अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। मैं वैसे बता रहा हूँ, अब इसको क्या करूँ, ठीक है। देखें उस वक्त उन्होंने, आपको याद होगा कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी थी, ठीक है, और क्योंकि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ रही थी तो उन्होंने तेल की कीमतें कम कर दी और वायलेट किया जानबूझ के IMF के कॉन्ट्रैक्ट को, ताकि आने वाली गवर्नमेंट जो है वो बुरी तरह फंस जाए। ये जो सिप्रा साहब जिक्र कर रहे हैं ना, बिजली का भी किया था इन्होंने, बिजली का भी किया था। आप मुझे बताएं कि वो एडजस्टमेंट्स कहाँ जानी थी? वो आप हमें भुगतना अभी पड़ेगी। लेकिन आमिर भाई, इस तमाम सूरत हाल में मैं आपको बताऊं, चीज़ें आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा दी है। ना आम आवाम को इल्म है कि उनके साथ तब क्या हुआ था, ना अब क्या हुआ, बस उनको ये पता है कि अब हमारी जेबों से पैसे ज्यादा नहीं। और ये बाकी रही बात, ये कह रहे हैं सिर्फ बिजली के बिलों से आप पैसे ले रहे हैं, भाई आप माचिस की डिब्बी पे भी ले रहे हैं यार, हम तो टैक्स अदा करते हैं, आप दाल पे भी ले रहे हैं, चावल पे भी ले रहे हैं, चीनी पे भी ले रहे हैं, टैक्स नहीं दे रहे आप। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को $100 बिलियन तक ले जाने का रोड मैप पेश किया गया। कल ये मुलाकात हुई है जी पेट्रोन इन चीफ एप्टिमा गोरेजास की सरबराही में 10 रुकनी वक्त चीन ले जाने का फैसला भी किया गया है। हमने हमेशा देखा है गोरेजास साहब की काविशों को, और एक्सपोर्ट के हवाले से जितनी उनकी जानिब से ज़बरदस्त काविशें की जा रही है, ये वक्त की अहम ज़रूरत है। आमिर रजा खान, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दुनिया में इस वक्त चीन जो है उसने टेक्सटाइल और लेदर के अंदर, 2 चीज़ों के अंदर उसने इनकलाब बर्पा कर दिया। ओवरऑल ही और चीन की मुझे में से शर्त लगा ले, ट्रंप ने जो टोपी पहनी होती है ना, उसको उलट के देखे थी, नीचे मेड इन चाइना लिखा होगा। वहां पे आपको अमेरिका के अंदर और बरतानिया के अंदर अब मेड इन इंग्लैंड और मेड इन USA चीजें ढूंढनी पड़ती हैं, अब आपको वो नहीं मिलेंगी। अच्छा, वैसे बहुत जगह पे आप चले जाएं, आप इसमें देखें, कुछ इनकलाब चीन ने बर्पा किया, कुछ बांग्लादेश ने बर्पा किया, वहाँ लेबर बहुत सस्ती थी। हमारी टेक्सटाइल जो है इसको तो बहुत सारी मुश्किलात का सामना है, इनको मुश्किलात का सामना है कि इनकी बिजली के टैरिफ बहुत ज़्यादा है,
इन पर टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, रिबेट बहुत कम है। लोग जो हैं वो टेक्सटाइल से निकल कर वो चले गए ये ज़मीनों के ऊपर, प्लाटों के ऊपर। अब ये मामला जो था, ये गौहर एजाज साहब ने सही वक्त पर सही बंदे को पकड़ा। उन्होंने चीनी कौंसल जनरल को बुलाया और उनसे कहा ये हमारा हम बनाना चाहते हैं, और मेरा ख्याल है उन्होंने कहा होगा कि आप इसके लिए चाइना का विजिट करें कि वहाँ किस नोयत का काम हो रहा है। देखिए यहाँ पे दो बड़े इंडस्ट्रियल स्टेट बनने जा रहे हैं। एक तो आपका टेक्सटाइल या रायविंड से आगे जो बनेगा, एक मेरा ख्याल है शेखुपुरा से फैसलाबाद के दरमियान में कहीं बनना है। उसमें चाइना की सुपरविजन बहुत ज़रूरी है अब, क्योंकि चाइना ने हर काम को इतना सस्ता बना लिया है कि दुनिया उसके साथ कंपीट नहीं करती। जब उसके साथ दुनिया कंपीट नहीं करे तो हम तो उसके साथ हैं। बिल्कुल, हम तो चाइना के दोस्त हैं। हमारी तो हिमालय से बुलंद और बहरा अरब से गहरी दोस्ती है। तो क्यों ना हम उसकी एक्सपर्टीज से फ़ायदा उठाएं। तो मेरा ख्याल है गौहर एजाज साहब की ये काबिज ज़रूर रंग लाएगी, और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहरान का शिकार है, मैं ये कहता हूँ। हालांकि सबसे बड़ा हमारा एक्सपोर्ट का जो वर्जन है वो यही है, यहीं से हमें सबसे ज़्यादा पैसा आता है, रेवेन्यू सबसे ज़्यादा जनरेट होता है। इसको आगे बढ़ाने के लिए मेरा ख्याल है ये बड़ी अच्छी काविश है, और $100 बिलियन खुशाइंद है जी, खुशाइंद है। और चाइना के साथ मिलकर अगर हम करेंगे तो और ज़्यादा खुशाइंद है। एक कमेंट कर दे फिर ब्रेक की तरफ देखिए, किसी भी मुल्क की इंडस्ट्री आपकी एक्सपोर्ट पे डिपेंड कर रही होती है। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को अगर प्रमोट करेंगे, माजी में करते रहें। ये मियाँ नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर थे तो बिल्स में, बिजली के बिलों में प्रिंट होके आता था प्राइम मिनिस्टर रिलीफ। अच्छा, प्रिंट होके आता था और लाखों रुपए के रिलीफ आता था उसमें, लेकिन आज वो नहीं है। और उसकी क्या वजह है कि जिस तरह साहब खुद जिक्र कर रहे थे, जब महंगे दामों आप कोई इंडस्ट्री कोई चीज़ बनाएगी तो उसका अल्टीमेटली जो यूज़र है, हम और आप सारिफ है ना, उसका बोझ वहाँ पे पड़ेगा। बात है। आप कहने को तो कह देते हैं कि हमारी इकॉनमी, हमारी मीशत मुल्क की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, लेकिन उसको मजबूत हमने कभी नहीं बनाया। उसको मजबूत बनाने के लिए अगर गौहर एजाज साहब या इस तरह के एप्टमा या इस तरह के प्लेटफॉर्म यूज हो रहे हैं और चाइना को मदऊ कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी आगे बढ़ने की जरूरत है। बिल्कुल, आपने सही, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनके साथ मिले, एक ट्रायंगल बने और उसके बाद इसको आगे बढ़ाएं। फिर ओवरऑल आपके पूरे मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होगी ना। इससे ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर है पाकिस्तान रेलवे का LWMC के साथ मुआहदा तय पा गया। ट्रेनों के बाद सफाई निज़ाम को भी आउटसोर्स करने का फैसला किया गया है। आमिर रजा खान साहब, अच्छी बात है। रेलवे का सबसे बड़ा मसला ये है सफाई का। अल्लाह खैर नहीं, LWMC देखें, LWMC ने काम करके दिखाया। मतलब मेरे से आप इत्तेफाक करें या ना करें, नहीं, ईद वाले काम को, ईद के काम को छोड़े, ये जो अभी भी शहर में सफाई है, ओवरऑल शहर में, अगर ये सेवरेज वाला काम अल्लाह करे ये कंप्लीट कर ले। आज मैंने काम होते वैसे देखा है। आमिर भाई, कैपेसिटी भी बहुत बढ़ गई ना, गाड़ियों की तादाद में बढ़ गई, बंदे बढ़ गए। इनको जरूरत भी थी, और मेरा ख्याल है कि रेलवे में पहले भी बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज काम करती हैं। तो अगर LWMC भी सफाई का ठेका संभाल लेगी तो मुझे लगता है कि ये बेहतर होगा। बड़े अच्छे लोग हैं, बावर्दी हैं। आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, आप अगर घर से निकले तो आप अपनी फ्रिज में से 2-4 बोतलें छोटी वाली पानी की भर के निकले, ठंडी करके। ये जो सफाई कर रहे थे ना, इनको देते हुए चले जाए। इससे ज़्यादा बड़ा सदका, वो जो आप ठक ठक करके फ़कीर बच्चा दिखा के आपसे मांग रही होती है ना, उसको चंद रुपए देने से ज़्यादा फिर आगे टोटके देते। और भाई मैं दस रहा कि ये LWMC वाले बहुत मेहनत करते हैं। इस हफ्स के मौसम में अगर आप उनको एक ठंडे पानी की बोतल दे के जाएंगे, अल्लाह उसका आपको बहुत ज़्यादा अजर। बेशक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हाजी साहब। रिपोर्टिंग में वापस आए, कहीं रिपोर्टर भी नजर आए फील्ड में खड़े तो उनको भी पानी पिलाएं जरूर। हाँ, वापसी पे मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ, रिपोर्टर और बकरियां। अब दूसरी बात ये है कि रेलवे स्टेशन पे पता नहीं आपका जाना हुआ है कि नहीं, मेरा कई दफा जाना ट्रेन का सफर नहीं किया। आप रेलवे ट्रैक से जो उठने वाला ताफून और बदबू होती है, आपको प्लेटफॉर्म पे चलना महाल होता है। ये मैं आपको बता दूं, अगर ये इस तरह के इकदाम करने के लिए, और जो हाजी साहब जिक्र कर रहे हैं कि ईद उल अजहा गुजरी और उससे पहले 2 शहर में सफाई, और मैं तो अगर हाजी साहब भी अर्ली राइजर हैं, मैं भी जल्दी उठ जाता हूँ। आप 6-7 बजे अगर रोड पे हूँ तो आपको चूना लगाते भी लोग नजर आते हैं, हाशिया लगाते नजर आते हैं सड़कों पे ना। बड़ा अच्छा होता है, सुबह सुबह साफ सुथरी सड़कें हैं, वो नजर आ रहा है, एक अच्छा इमेज आता है। रेलवे स्टेशन की सफाई, जहाँ से रोजाना हजारों की तादाद में लोग ट्रैवल करते हैं, आते भी हैं, और बिलखसूस आपके दीगर सूबों से यहाँ लोग आते हैं।
ख़ास तौर पे सिंध से बहुत सारे लोग ट्रैवल करके यहाँ पंजाब में आ रहे होते हैं। गेटवे ऑफ सिटी है जी रेलवे, ठीक है। वहाँ पे अगर LWMC की खिदमात ली जा रही हैं, ये ठेके का लफ्ज़ बेसिकली बदनाम हो गया हुआ है। अदरवाइज़ इसको आउटसोर्स या कोई इस तरह की अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो ये बड़ा अच्छा लफ्ज़ है। ठेका बदनाम क्यों हुआ है? ठेका इस वजह से बदनाम हुआ कि जब ठेके दिए जाते हैं वहाँ जो कमीशन का जिक्र होता है, जो परसेंटेज का जिक्र होता है, इसकी वजह से ये ठेका का लफ्ज़ बदनाम हुआ। सरकार टू सरकार है। हाँ, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है। इसको ज़रा इसमें चीज़ें अच्छा, मैंने तो LWMC 60 लाख रुपए चार्ज करेगी। देखें, ठीक है ना, काम सफाई करनी है ना। आप देखें जहाँ मजदूरों ने तो शायद से पहले ही मसाइल बड़े हैं, नहीं तो उनकी बचत होगी, सफाई ना कराइए, ये उनकी बचत है। आपसे समझ, जिन लोगों ने काम करना है उनको तनख्वाह ना दें। अच्छा, मैं आपको बताऊं, एक जगह और है जहां पे ये होना चाहिए, LWMC को दे दें वो भी हॉस्पिटल्स, आपके सारे टीचिंग हॉस्पिटल। ओहो, ये तो वहाँ जो प्राइवेट ठेकेदारों ने लुट मचाई हुई है ना, वो जो सफाई वाले हैं ना, मैं रहा हॉस्पिटल में, तो सफाई वाले ने बताया कि हम पैसे देते हैं, यहाँ नौकरी नहीं कर रहे, हम यहाँ अपनी जॉब लगवाने के पैसे देते हैं और फिर पर मंथ हमारा तय है ठेकेदार के साथ कि हमने उसको इतने पैसे देने हैं, इसीलिए वो बेड हिलाना होए, सफाई करानी होए, पूरे बास्केट खाली करानी होए, तो आपने पैसे देने ही देने हैं वहाँ। ऐसे तो ये दो जगह ऐसी हैं। और मैंने तो पहली मर्तबा देखा है कि जो कूड़े वाले कंटेनर है ना, रोज धोए जा रहे हैं, वो मशीन से लाए हैं। अच्छा, उसको वॉश कर रहे हैं जबरदस्त, रोजाना की बुनियाद पे। यानी वो कूड़ा पहले उठा लेती है मशीन, फिर एक वो मशीन आती है, पीछे गाड़ी छोटी सी लगी हुई है, और उसको वो धो रहे होते हैं। बट आमिर भाई, अगर यहाँ की बात करें ना, तो ये एक पब्लिक प्लेस है, तो यहाँ तो कॉन्टिन्यूस एक सफाई का प्रोसेस रहेगा, है ना। सिप्रा ने कहा ना कि रेलवे पे मैंने सफर किया तो प्लेटफॉर्म पे चलना मुहाल होता है मुझे। यानी ये नहीं है कि यहाँ पर आप शिफ्ट्स लगाएं, मॉर्निंग इवनिंग, आपको यहाँ तो मुसलसल डेजिग्नेटेड लोग चाहिए जो अपने पॉइंट पे मौजूद करेंगे काम। देखें, रेलवे स्टेशन में 24 घंटे ही चलना है, आ रही ट्रेन जा रही है, ये तो मुसलसल एक प्रोसेस है। और इस पे आपके जो 60 लाख है, ये तो मैटर ही नहीं कर, आप महीने का 60 लाख कह रही है ना, पर डे 2 लाख रुपए क्या मैटर करता है? कोई मैटर नहीं करता। इसलिए मेरे ख्याल में रेलवे को बहरान उस वक्त हुआ जब आपने माल बरदार गाड़ियां बंद की और उनकी ट्रांसपोर्टेशन कम की, नुकसान वहां से हुआ है। आज आप फोन करें कि मैंने ये शाम में किसी भी ट्रेन में टिकट बुक कराना, टिकट नहीं मिलेगा, तो फिर बहरान कितने? पता नहीं, सीट लब्धी नहीं है तो बुरान पैदा हो गया। मुझे वो माल बरदार सारे की खबर हमेशा दुनिया भर में जो आमदन है फ्रेट ट्रेन से होती है, यानी ये जो माल बरदार गाड़ी जिसका ये जिक्र कर रहे हैं, उसी से आमदन है। जो पैसेंजर ट्रेन है ना, वो हमेशा पूरी दुनिया में नुकसान का बायस होती है अगर वो सिर्फ वो चलाई जाए। करते क्या है, माल बरदार गाड़ियों से वो पैसे लेते हैं और वो आवाम पर खर्च करते हैं, इसलिए वहाँ के रेलवे स्टेशन, वहाँ की ट्रेनें आपको अच्छी नजर आती हैं। मेरा ख्याल है इस पर दोबारा से एक दफा इनको सोचना चाहिए। चलिए जी, खुशाइंद है, और ये तजर्बा अगर कामयाब होता तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी मेहरबानी हो जाएगी, क्योंकि सफाई एक बहुत बड़ा इशू था रेलवे का। इंतजामिया की जानिब से ग्रैंड ऑपरेशन 2500 तजावुजात, ये तजावुजात को हम रूटीन में क्यों रखते हैं? एप्रिसिएशन तो है ही है, बट वो एक याद दहानी रहती है, बताया जाता है कि ये अगर काम किया जा रहा है तो उसको मुसलसल किया जाए, उसका फायदा भी नजर आ रहा है, जहां नहीं हो रहा वहां पर भी किया जाए। इलाके कौन कौन से हैं जी? गड़ी शाहू, जुबली टाउन, शालम मार्केट में ग्रैंड ऑपरेशन हुआ, जिसमें बैनर्स को उतारा गया, पोस्टर्स को, स्कीमर्स को भी हटा दिया गया। शायद सिप्रा साहब, देखिए, जितनी बड़ी कंपेन चली है, अब मेरे ख्याल में ताजरों को खुद ख्याल करने की जरूरत है। अगर शालम मार्केट का जिक्र दोबारा है और शहर के वस्त में इतनी बड़ी मार्केट, उसमें दोबारा इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो अब सोचने की ज़रूरत है। अब गवर्नमेंट को मज़ीद सख्ती करने की ज़रूरत है, मज़ीद सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। समझ आ गई, जुबली टाउन उस तरह आबाद नहीं है, वो वहाँ पे एक और चीज़ है, वहाँ छोटी मार्केट है, उस साइड पे हम लोग थे। गड़ी शाहू फिर आपका गुंजान आबाद इलाका है, रशी एरिया है, वहाँ पे अगर इस तरह की दोबारा चीज़ें आ रही हैं तो फिर सख्ती से निपटने की जरूरत है। देखे ना, आज थोड़ी सी गवर्नमेंट और सख्ती करेगी तो यही ताजर आपको सड़कों पे नजर आएंगे, यही आपको एहतजाज करते नजर आएंगे। लेकिन तजावुजात का खात्मा वक्त की अहम जरूरत है, और इस पे काम हो भी रहा है, नजर आता है। मैं तो कह रहा हूँ, फुटपाथ आपकी शाहराहों पे आज नजर आते हैं, नहीं नजर आते? नो डाउट ये सीएम साहिबा का यही इचरा को ले लें, जहाँ से हमारा ज्यादा गुजर होता है। इचरा बाजार है, ये फिरोजपुर रोड, जहाँ से सिंगल लेन बड़ी मुश्किल से मिला करती थी, आज आप गुजरे इस वक्त आपको पूरे सड़क आपको खाली नजर आएगी। उसकी क्या वजह? वहाँ रॉन्ग पार्किंग नहीं है। रॉन्ग पार्किंग अहम शराहों पे सबसे बड़ी तजावुजात हैं। बिल्कुल तो ये बिलबोर्ड ये तो है, लेकिन रॉन्ग पार्किंग और ये जो छोटे छोटे टेबल्स लगा के और रेडी बान और ये लगा लेते हैं, ये सबसे बड़ी तजावुजात हैं। सही, ऐसे ही इसके खिलाफ मुसलसल ऑपरेशन करने की जरूरत है। और देखें, ये आपकी सीएम साहिबा को हमें इस पे
उनके किरदार को सराहना चाहिए। नो डाउट, ये क्रेडिट सीएम साहब आपकी जमात से वाबस्ता भी हैं सर। ये ना शहर का बहुत बड़ा मसला था और साल हर साल सिर्फ शहर नहीं है, ये आपके दीगर शहरों में भी मैंने आपको बताया था। सबसे पहले यहाँ लाहौर में तो मुझे नहीं नजर आए वो इस तरह के बोर्ड्स, तो मेरा अपने घर जाना हुआ तो मैं मोटरवे से उतरा तो एक शहर छोटे से क्रॉस, गोजरा शहर को मैंने क्रॉस करना था, वहाँ ऐसा भी वाइट दीवारों पे लगे और ग्रीन लिखे हुए थे, तो वो सारी दुकानों पे यही थे। रायविंड रोड पे भी, रायविंड रोड पे वो बड़ा खूबसूरत लगा मुझे। ये मैं जब ये शुरू हुआ था उस वक्त की बात कर रहा हूँ, तो मैं सोचता गया, मैंने कहा ये पता नहीं अब ताजरों ने खुद किया है या नहीं किया। ये बाद में समझ आई कि नहीं, ये तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया और ये चीज़ लगाने की इजाज़त दी है। अच्छा, अब ग्रीन और वाइट क्या है, आपका सिंबल है ना, आपका पाकिस्तानी परचम, कौमी परचम का निशान है ये, और उससे और एक सिमेट्री में चीज़ें लगी। भाई तुसी दसना तो दुकानदार ना ही है ना कि हाजी साहब दिए या सिपरा साहब दिए, तो वो एक छोटे बोर्ड से भी नजर आ जाएगी। इसलिए मेरे ख्याल में इन चीजों से निकल कर हमें किसी अच्छी चीज के तरफ जाना। नहीं तो पप्पू ने आ रही है, पप्पू की फोटो ना हो तो मजा की आया। दूसरी बात ये बैनर स्टीमर, सबसे पहले बैनर स्टीमर जो है ये मरियम नवाज शरीफ साहबा की तस्वीर वाले तो हटवाएं। नहीं यार, वो ये बैनर और स्टीमर इस्तेदाद में लगाए इन्होंने, अप्रूव्ड है ये बैनर। और भाई जब तक आप अशराफिया के लिए और आम लोगों के लिए एक कानून ही ना बनाएंगे तब तक यही होगा। ये अप्रूव्ड है, ये लग जाए सारी जगहों पे और पूरा पूरे के पूरे ठोकर पे जाए, ठोकर पे जाए, फुटपाथ पे लगे, हुकूमत क्या क्या कुछ तस्वीरों वाले आप बैनर और पोस्टर लगा रहे हैं, वो आप जब आप लगाते हैं तो फिर लोग भी लगाएंगे, तो यही मामला चलता रहेगा। देखिए आप अशराफिया के साथ हैं, रहे, मुझे इससे कोई इतराज नहीं है, लेकिन ये तस्वीरों वाले जब आप बैनर लगाएंगे तो लोग भी लगाएंगे भाई। और मैंने कहा पप्पू निहारी वाले ने पप्पू आते जाते फिर आप देख के खुश भी बड़े, मैंने इसीलिए कहा पप्पू निहारी वाले तो पप्पू की फोटो ना तो मजा क्या आया। अब आप कहते हैं ये फोटो में काबिल कबूल है, ये फोटो में काबिल कबूल है। मेरी बात सुने, हाजी साहब का दफ्तर आने का रास्ता तो क्रीम ब्लॉक से, तो ठोकर सिर्फ फोटो देखने जाते हो। नहीं, मैं कल फ्रूट लाइन, फ्रूट ये कोई बात है करने वाले, वो होल्डिंग्स है, वो अप्रूव्ड है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब होल्डिंग नहीं है, बैनर्स हैं, उसका आप कंपैरिजन भी नहीं कर सकते। अभी एक ब्रेक लेंगे, फिर आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। सीएम साहिबा की ज़ेर सदारत इजलास डिस्कस कर लेते हैं जी। इंतज़ामिया से हंगामी और फौरी तौर पर प्लान जो है वो तलब कर लिया गया है। आपको बताते हैं जी, सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ मवाद फैलाने वालों को फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया है। बहुत अहम है ये, सोशल मीडिया कंट्रोल करना किसी भी हम नज़रिए से देख लें, वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका है। शायद सिपरा साहब देखें, सोशल मीडिया कंट्रोल करने की शायद ज़रूरत ना पड़ती, लेकिन आपके अंदरूनी और बैरूनी हलकों से जब रियासत मुखालिफ या फिर इश्तियाल अंगेज़, नफ़रत अमेज़ जब वीडियोस, व्लॉग्स डॉलर्स कमाने के लिए भिजवाए जाते हैं, तो वो फिर मुल्क की रियासत के साथ जो इस तरह के इक़दाम उठा रहे होते हैं, तो उनके साथ आपको कानूनी कार्रवाई और मजबूत हाथों के साथ निपटने की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ किसी को कोई नहीं है कि मेरे मोबाइल में सोशल मीडिया चल रहा है, ऐप्स चल रही हैं, मेरे साथ तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, उनके साथ तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ परसेंट लोग हैं जो इस तरह के इकदाम उठा रहे हैं, और हम लोग इस तरह के सिनेरियो में हमें बहुत बुरी तरह रियासत के साथ आपके मुल्क का एक इमेज बुरा जा रहा है ना, इमेज खराब करने में जो लोग किरदार अदा कर रहे हैं और इस तरह के घिनौने कारोबार का या साजिशों का जो साथ दे रहे हैं या उसका हिस्सा बन रहे हैं, सहूलतकारी कर रहे हैं, उनके साथ निपटने की ज़रूरत है। ये सारे एक्ट, जब ये एक्ट आया और उस पर कहा गया कि FIRs होंगी, मैंने तब भी यहाँ पर बैठकर बात की थी, साफियों ने प्रोटेस्ट किए थे, मैंने तब भी यही कहा था कि बीइंग जर्नलिस्ट मुझे इस एक्ट से कोई घबराने की या डरने की या खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। उसकी क्या वजह है कि अगर आप मेयार के मुताबिक और जो आपके इखलाकियात का दायरा है, फैक्ट्स हैं, उसके मुताबिक स्टोरी करेंगे या कुछ देंगे, तो मेरे ख्याल में एक्ट मेरी तरफ नहीं आएगा। इसलिए अब दूसरा उसका पहलू क्या था कि सोशल मीडिया इस तरह का बेलगाम घोड़ा है कि जिसको रोकना बड़ा मुश्किल हो गया। रोकने में आपके सियासी लोग भी शामिल हो गए, आपके कुछ मजहब और गैर मजहब के लोग जो बाहर बैठे लोग हैं, जो चाहते हैं कि हमारे यहाँ हमेशा को इस तरह की सूरत हाल बरपा रहे कि मुल्क स्टेबल ना हो। मुल्क की इकॉनमी तो अपनी जगह पे
लेकिन वैसे भी सिक्योरिटी के मामला देख लें, बाकी चीज़ों को देख लें कि यहाँ पे वो स्टेबिलिटी ना आए। वो किस तरह की जाती है कि वो इसी तरह एक मैसेज छोड़ा जाता है, वो सर्कुलेट होता है और उसके बाद जब किसी के जज्बात मजरू होते हैं तो उसका रद्द अमल खतरनाक हो जाता है। अच्छा, फिर वो रद्द अमल भी यही रह जाता है, वो यहीं की इमलाक को नुकसान पहुंचा दिया जाता है, यहीं पे सारा कुछ कर दिया जाता है। तो मेरे ख्याल में ये आपकी सीएम साहिबा ने जो किया है और अभी जो अयाम आ रहे हैं, जी बिल्कुल, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। आपका अशरा मुहर्रम हराम शुरू हो रहा है, ऐसे में मजालिस होंगी, जुलूस होंगे, जगह जगह जो है वो आपके सबीलें लगाई जाएंगी, लोग जा रहे होंगे, आ रहे होंगे, पैदल चल रहे होंगे। तो ऐसे में मेरे ख्याल में इस वक्त ये 10 दिन तो बिलखसूस, बल्कि चेलम तक, बिल्कुल मैं कहता हूँ कि चेलम की अदायगी तक, इसमें अगर कोई इस तरह की इश्तियाल अंगेज़ी होती है या नफ़रत अमेज़ कोई मवाद सामने आता है तो हुकूमत को और आपकी ख़ास तौर पे जो एजेंसीज़ हैं जो हमारे मुल्क का बड़ा सरमाया है, जो इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही हैं, उनको एक्टिव होने की ज़रूरत है और उन लोगों को रोकने की ज़रूरत है। आमिर रज़ा खान साहब, ये बिल्कुल सही है और शाहिद सिप्रा ने बहुत सही पॉइंट आउट किया, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी इसी अमर की है। टिकटॉक या जितनी भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं सारा बिजनेस करती हैं, यहाँ से इनसे बैठकर बात की जाए, मैं ये समझता हूँ, और इनसे कहा जाए कि जी जो हमारे मुल्क के मज़हब के और फिरका वारी दहशतगर्दी को बढ़ावा देंगे उसको आप उसको ब्लॉक करें। देखें, आप सारे भी अगर किसी की रिपोर्ट करते हैं तो ब्लॉक हो जाता है सिस्टम और आपको इंक्वायरी आ जाती है। एक बात तो ये है। दूसरा, जो बाहर बैठे नासर हैं, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक यही है। ये पुरानी वीडियोस, वो उस दौर की जिस दौर में ये बहुत अरूज पे फिरका वारियत थी, अब तो नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उस दौर की वीडियोस निकाल कर उसको अपलोड करते, ये जो अकाउंट्स जो लोग चला रहे हैं, मुझे ब्रेक का आप ले लें और उनके पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर दें यहाँ पे। बिल्कुल आपने ठीक कहा जी, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। ई चालान की वसूली का मामला है। अब ई चालान लोग पे नहीं कर रहे, एक्साइज से सीटीओ साहब ने मदद मांग ली है। एक कमेंट कर दें फिर आमिर भाई की तरफ चले, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट। आप मेरे ख्याल में ट्रांसफर का सुन रहे थे कि ट्रांसफर गाड़ी नहीं होगी जब तक ई चालान नहीं सबमिट हो। तो ये पहले भी है, अगर कोई गाड़ी खरीदता है या कोई लेता है, अगर मैं खरीद रहा हूँ तो मैं पहले कहता हूँ आपकी गाड़ी के कितने ई चालान है, वो जमा हो जाते हैं। मेरे से कोई खरीद रहा है, वो कहता है कितने चालान है, तो उसकी पेमेंट हो जाती है। देखें, मैं शुरू से ये ई चालान के खिलाफ रहा हूँ, मैं आज भी इसके खिलाफ हूँ और अभी तक भी मेरे ख्याल पे इस पे कोई क्लैरिटी नहीं। अब क्लैरिटी कोई नहीं है, लेकिन ये आप रेवेन्यू का जराया बनाकर इसको लोगों को इस पे किए जा रहे हैं। मुझे बताएं कि ये एक लाइन लेन, ठीक है, खिलाफ वर्जी अपनी जगह पे, हमारा उस तरह मुनज़्ज़म सिस्टम नहीं है आपकी ट्रैफिक का, जिस तरह आप लोग सोच रहे हैं कि जिसकी बुनियाद पर ये चालान किए जाते हैं, उस तरह सिस्टम हमारा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद चले आप कर रहे हैं। बाद में जो ट्रैफिक जाम होते हैं, जो गाड़ियों की तवील लाइनें लगी होती है, इसका चालान किसको बड़ा लंबा टॉपिक है, मेरे पास टाइम कम है। एक कमेंट। बिल्कुल ऐसे ही है, सही कहते हैं। मैं तो इसके हक में हूँ जी। कभी किसी दिन सिपरा साहब से दोबारा मुलाकात होगी आपके शो में तो जरूर इस पर बात करेंगे। आप चालान के हक में? जी, मैं हक में हूँ। मैं तो इसमें भी हक में हूँ कि ये जो मोटरसाइकिल की पिछली वाली इन्होंने तोड़ी हुई सारों ने नंबर प्लेट्स, इसको भी मुकम्मल कराया जाए। और अब ई चालान से भी ज़्यादा आपको वहाँ से कंट्रोल रूम से मैसेज आना चाहिए कि फ़लाँ मोटरसाइकिल वाले का पास हेलमेट नहीं है, इसको रोके पकड़ें, आप उसके पीछे बाइक लगाएं, जो मर्जी करें, और जिसकी नंबर प्लेट टूटी हुई है वो करें। करना, लेकिन इस मामले पर फिर कभी गुफ्तगू करेंगे। आप लोगों के टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। आप ब्रेक और हेडलाइंस के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के हिस्से में जी हम आपकी ही करने वाले हैं हेल्प। वो किस तरह से करने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ जी। अच्छा जी, मोबाइल फ़ोन तो हर किसी के पास है। अब वो चाहे महंगा है, वो चाहे किसी बहुत अच्छे ब्रांड का है, या फिर आपने अपने इस्तेमाल के लिए रखा है। अब ये इतनी ज़रूरी चीज़ है, लाजुम और मलजूम चीज़ है, जिसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। अब हम ये चीज़ें समझते तो हैं, बट आपके मोबाइल के साथ जो चीज़ें होती हैं, आपके मोबाइल का चार्जर जिस पे अडॉप्टर अलहदा से होता है, वायर अलहदा से होती है, और इसके अलावा मोबाइल की जितनी भी एसेसरीज़ होती हैं उसमें आप हैंड्स फ्री कह लें, आजकल एयरपोर्ट्स हैं, फिर इसके अलावा दीगर एसेसरीज़ मोबाइल की, ये बहुत अहम होती हैं। हमारे मोबाइल की वो कहते हैं ना, ज़िंदगी का दारोमदार इस पे होता है। आप अच्छा चार्जर इस्तेमाल करें, मोबाइल का ओरिजिनल चार्जर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका मोबाइल ज़्यादा देर तक रहेगा, उसकी बैटरी टाइमिंग अच्छी रहेगी, या फिर वो ज़्यादा देर तक जो है वो चल सकेगा। इस पर हम तफसीली आगे चल के रोशनी डालेंगे। बट आपके मोबाइल की एक्सेसरीज बहुत अहम होती हैं, पहले तो इनको संभाल के रखें। इन केस अगर मिसप्लेस हो जाती हैं तो आजकल जब आप जाते हैं जी मार्केट में,
मोबाइल के एसेसरीज खरीदने के लिए, तो आपके पास इतनी ढेर ऑप्शन होती है। और सबसे बड़ा मसला क्या फेस करना पड़ता है आपको कि इतनी सारी ऑप्शंस में से आपको समझ नहीं आ रहा होता। अच्छा जी, फिर जब आप कहते हैं ना कि अच्छा मैक्सिमम जो महंगी मिल रही है वो ले लें, वो अच्छी होगी, वो भी अच्छी नहीं होती है। अब इस तरह से धोखा दिया जा रहा है, आवाम को पागल बनाया जा रहा है कि एक नंबर चीज़ कह के भी आपको थर्ड क्लास चीज़ दी जाती है। यहाँ से आप लाके चार्जर जो है वो जैसे ही लगाते हैं एकदम से पटाखा बोलता है आपका चार्जर, वो क्या आपको उसको रिटर्न भी नहीं करते और फिर आप परेशान होते हैं। तो कुछ चीज़ें आज हम आपकी हेल्प करेंगे कि ये पक्की निशानी रख लें, अगर आप मोबाइल एक्सेसरीज लेने जा रहे हैं असली और नकली की पहचान क्या है। पैसे अगर ज़्यादा वसूल किए जा रहे हैं तो फिर आपको चीज़ भी अच्छी मिलनी चाहिए। बात कर लेते हैं जी, सरदार अजहर सुल्तान साहब सदर मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज़ हमारे साथ मौजूद है, वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मोबाइल का एक पैक होता है ना, पूरा डिब्बा मिलता है, उसके अंदर मोबाइल फ़ोन होता है, एक्सेसरीज उसकी होती हैं। ये मोबाइल की एक्सेसरीज कितनी ज़रूरी है कि इनको संभाल कर रखें? देखिए जी, जैसे आपने कहा है, अब मोबाइल एक तो हमारी जो वैल्यू है ना, मोबाइल बहुत महंगे हो गए। पहले इतने महंगे नहीं थे, अब तो 3 लाख 4 लाख तक मोबाइल है। तो उसी हवाले से फिर उनकी सर पहले हर किसी के पास थे भी नहीं, और सादा थे। अब मोबाइल की जो प्राइसेस है वो बहुत महंगी हो गई हैं, मतलब लाख रुपए का तो नॉर्मल एंड्रॉयड या दूसरे आ रहे हैं। तो उसी हवाले से फिर इसी एसेसरीज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई कि अगर आपका चार्जर ठीक नहीं है, आपके बैटरी उसमें यूज़ कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, तो फिर उसकी बैटरी हेल्थ भी जाएगी, उसकी क्वालिटी भी जाएगी। और बाद दफ़ा जो चार्जर अडाप्टर आप लगाते हैं उसकी वजह से मोबाइल भी डैमेज हो जाता है। तो ये जो अडाप्टर या चार्जर है इसकी अहमियत बहुत है मोबाइल के हवाले से। ये सम टाइम ये है कि आपके पास टाइम नहीं होता, अब आपने कोई हल्की क्वालिटी का चार्जर लगा लिया, आप चाहते हैं कि भी 15 मिनट में 50% चार्ज हो जाए या 20 मिनट में 50% चार्ज हो जाए, तो वो 2 घंटा लगाया वो चार्जिंग ही नहीं है, आपको तो इतना टाइम नहीं होता कि भी आप उसके लिए बैठे रहें। तो उस हवाले से ये इसकी जो क्वालिटी है ना वो बड़ी मैटर करती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब क्वालिटी तो मैटर करती है, लेकिन हमें तो पता ही नहीं होता कि अच्छी क्वालिटी, क्योंकि चीजें दिखने में बिल्कुल एक जैसी होती हैं ना। अब ये बात ये है कि असल में हमारे ना क्वालिटी कंट्रोल पे अमल दरामद नहीं है, ये बहुत बड़ा मसला है हमारे। कि एक्चुअल चाहिए ये ना कि क्वालिटी कंट्रोल गवर्नमेंट करे, ताकि हमारा जो कंज्यूमर कस्टमर है, जो आवाम है, वो धोखा ना खाए। अब वो सारा डिपेंड है दुकानदार की ईमानदारी पे। बिल्कुल ऐसे ही है, या तो वाकई या कस्टमर का एक्सपीरियंस है, या वो 1-2 दफ़ा धोखा खाए, फिर उसे आइडिया हो जाएगा कि क्वालिटी कौन सी अच्छी है, या आप जिस दुकान से परचेज कर रहे हैं उसका मेयार क्या है। तो अब तो उसमें ये है कि थोड़ा बहुत जो है ना नॉलेज, क्योंकि ये अब डेली यूज़ की चीज़ होगी है, तो इतना थोड़ा नोहा होना चाहिए कि भी आप क्वालिटी को कैसे परखेंगे, इसको चेक कैसे करेंगे, या मार्केट में आप जाते हैं तो कोई अच्छा दुकानदार या अच्छा ब्रांड या अच्छा कोशिश, तो मेरा तो मशवरा ये होता है कि भी अगर आप एक्सेसरीज में लेनी किसी भी मोबाइल की, तो नंबर 1 पे तो कोशिश करें आप ओरिजिनल लें। ठीक है, ओरिजिनल नहीं मिलती तो अच्छी जो रिप्लेसमेंट कोई ब्रांड है वो लें, या कोई दुकानदार जो है ना बहुत बेहतर, उससे आप राब्ता करेंगे, उससे आप परचेज यानी आपके एतबार के जो लोग हैं या जिनसे आप मुसलसल खरीदारी करते हैं उनके पास आप, क्योंकि आप एक्सेसरीज मैं आपको दिखाऊं तो उसमें यह है कि आप जो कस्टमर है उसको बिल्कुल नहीं पता लगता। वो आगे चल के हम आपको दिखाएंगे कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि अच्छी क्वालिटी की कौन सी है और इसमें जो लो क्वालिटी है उसकी कौन सी चीज़ है, उसमें कुछ पता नहीं लगता। अब आप फर्ज करो आप केबल की भी बात कर रहे हैं, जो डेटा केबल है उसमें अब आप देखें उसका बड़ा रोल है। अगर आपका ओरिजिनल है, आप कहते हैं आपकी केबल की पिन खराब होगी, कुछ है, आप बाजार से फिर परचेज करते हैं। अब आपका जो अडाप्टर है वो 50 वाट का, 40 वाट का, 35 वाट का है, आप बाजार से केबल लेके आए वो 5 वाट की है, या उसका उसमें जो मटीरियल लगा हुआ है, अब देखें ना, अब हमें पता है कि कॉपर है वो गुड कंडक्टर है। अब कॉपर वायर की जगह अब मैन्युफैक्चर ने दुकानदार है वो लेके आया है, उसके अंदर लोहे की वायर है, तो वो फ्लो है जो करंट का, जो वाट का है, वो बहुत स्लो हो जाएगा जी। ऐसे तो आपका ओरिजिनल जो अडाप्टर चार्जर है वो भी बेकार है। सर एक जगह हमारा ये भी इशू चल रहा है ना, वोल्टेज का इशू रहता है। जी जी जी। तो वो आपके ओरिजिनल चार्जर अच्छे भी उससे खराब ओरिजिनल चार्जर है ना, जो वो उसको वेरी कर रहे होते हैं। अगर आपका वोल्टेज कम भी आ गए फिर भी उसको बर्दाश्त करेगा, ज्यादा आ गए उसको भी कंट्रोल करता है। ऑटो कपलर लगे होते हैं उनमें, ओरिजिनल में तो ये बहुत चीजें होती हैं। या जो अच्छी ब्रांड की रिप्लेसमेंट है उसमें इस चीज का बहुत ख्याल होता है। ठीक है,
लेकिन हमारे जो अब ये अच्छा, ये हमारे मोबाइल को किस तरह से डैमेज कर सकते हैं अगर आपका चार्जर अच्छी क्वालिटी का नहीं है? एक तो वो बहुत टाइम लेता है ना मोबाइल चार्ज करते हुए, एक निशानी ये भी है क्या? एक तो ये भी है ना कि भाई आपका जो टाइम है ना, जो आपको पता है कि मेरा जो मोबाइल ओरिजिनल चार्जर है ना उसका ये टाइम है। अब तो बहुत रैपिड चार्जिंग आ रही है कि भी आपको इतना टाइम नहीं होता हो, तो उसमें नॉर्मल जो 120 वाट तक आ रहे हैं चार्जर, उनका फ्लो ये है कि 15 मिनट में आपकी, या 20 मिनट में 50% वो आपकी बैटरी को फुल कर देते हैं। तो एक तो ये पहला वो है, लेकिन ये इसमें भी ये है कि भी आपने जो क्वालिटी है ना, सबसे पहले तो ये है कि भी आप अंदर से तो देख ही नहीं सकते। बिल्कुल ना, आम कस्टमर को तो अच्छा कुछ कोई पता नहीं। अगर आम कस्टमर इसकी नो हाउ भी रखता है, लेट्स सपोज, जी दुकानदार नहीं ना आपको अलाउ करता कि आप उसको खोल हाँ, कर खोल ही नहीं सकते। आप कैसे खोलेंगे? या तो एक आप जाया करें जी, आप जाया करें। अब एक चीज है वो 100 रुपए वाली है, तो वो दुकानदार उसको आपको 500 या 1000 में दे रहा है, आपको कुछ पता नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। अब या तो आप 1000 रुपये फिर जाया करें, या कोई 5000 रुपये जाया करें, ये तो हो नहीं सकता कि कोई जाए और उसको सारा ऑपरेशन करे, उसे कहे कि मुझे खोल के दिखाएं। तो उसमें ये है कि भी एक तो आप उससे दुकानदार से गारंटी लें कि ये ओरिजिनल है, ये रिप्लेसमेंट है, इसका चार्जिंग टाइम क्या है, या इसकी वारंटी क्या है। ठीक है, अब जो ज़्यादा ब्रांड है वो वारंटी से बिक रहे हैं ठीक है कि भी आप उसकी 6 मंथ की भी वारंटी है, उसका चार्जिंग टाइम की भी वारंटी है, क्वालिटी की भी वारंटी है। कोशिश तो ये करें, और कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं वो फिर हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे कि अच्छा, वारंटी कार्ड को संभाल के रखना कितना ज़रूरी होता है? नहीं, वारंटी कार्ड अब तो उनके जो भी बड़े बड़े ब्रांड है ना, उनके ऊपर उनका लोगो लगा होता है, उनका पार्ट नंबर लगा होता है, तो उसमें डेट भी लिखी होती है चार्जर के ऊपर। तो वारंटी कार्ड की कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। कोई हैं ब्रांड जो वारंटी कार्ड तलब करते हैं, लेकिन नहीं है। अब उसके ऊपर लिखा डेट भी मेंशन होती है और ब्रांड भी मेंशन होता है। अब बहुत सारे मोबाइल तो ऐसे जिनकी बैटरी अंदर ही फिट होती है ना, जी। लेकिन कुछ की आपको, अगर आपका मोबाइल की बैटरी खराब हो गई है, रिप्लेस करानी पड़ी है, तो उसके लिए क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे? अपनी आंखों के सामने आपको अपने मोबाइल की रिपेयर कुछ कराना है तो मौजूद रहे सामने आप। उसमें बेहतर तो ये है कि आप अच्छे ब्रांड की ना बैटरी लें, ठीक है, और किसी भी मैकेनिक से जाके आप उसको उसकी लेबर तय कर लें ठीक है, कि जी आपने ये इसकी फिटिंग इंस्टॉलेशन की कितने पैसे लेने हैं, 100 लेने हैं, 200 लेने हैं, आप वो उसको अलहदा दे दें। और अच्छे ब्रांड की जब आप वो लमसम बात कर रहे होते हैं ना, तो फिर क्या हमारे मैकेनिक क्या कर रहे होते हैं कि भी उसमें बिल्कुल हल्की क्वालिटी की बैटरी डाल देते हैं, और फिर आपके पास इतना टाइम नहीं होता। कोई बंदा अपना बिजनेस छोड़ के जाए, अपना ऑफिस से काम छोड़ के जाए छोटे से काम के लिए, और आधा दिन जाया करे या एक दिन जाया करे। तो बेहतर ये है कि अच्छे ब्रांड की बैटरी लें अलहदा, और फिर उसको अलहदा खुद उनसे कहेंगे भी आप अपनी लेबर। यानी आपके मोबाइल का अगर कोई भी इशू है, लेट्स सपोज स्पीकर खराब हो गया, पैनल टूट गया, आजकल ये इश्यूज रहते हैं ना, तो आपको अपने सामने ही कराना है ये चीजें। पैनल तो देखिए ना, उसमें आपका डाटा भी स्टोर है, वो भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता सबसे बड़ी बात है। हाँ, तो उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को डाल सकता है, उसको कॉपी कर सकता है, आपके लिए मसाइल पैदा हो जाएं। तो बेहतर तो ये है कि भी आप कोशिश करें कि खुद उनसे कहें कि भी आप ये, या उसको डेटा को आप पहले। अच्छा, अभी आप ना मोबाइल वाली मार्केट में चले जाएं या हॉल रोड पे चले जाएं, तो बहुत सारी एक्सेसरीज आपको बाहर फुटपाथ पे भी लोग लगाए मिलते हैं, छोटे छोटे स्टॉल्स भी लगे होते हैं। क्या वहां से बिल्कुल कुछ ना लें? नहीं, मेरा तो ख्याल है कि जो छोटे स्टॉल है ना, उनसे आप अगर ग्लास प्रोटेक्टर ले लें, कोई पाउच ले लें, कोई इससे हैंड फ्री भी इवन ले लें, तो वो तो ठीक है। ठीक है, अगर आप उनसे अच्छी क्वालिटी का कोई करें ना, कि भी आप तवक्को रखें कि भी आपको अच्छी कोई ओरिजिनल अडाप्टर दे देंगे, ओरिजिनल बैटरी मिल जाएगी, तो वो मेरा ख्याल है वो नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। और अगर ये ठीक नई चीजें आपको मिल पाएंगी तो अल्टीमेटली आपके मोबाइल के ऊपर इसका असर होगा। अगर आपका मोबाइल चार्जर जो जिससे आप मोबाइल चार्ज कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आजकल जिस तरह लाइट आ जा रही है, आपका मोबाइल भी उड़ जाए। ये भी वाकयात रिपोर्ट होते हैं। बिल्कुल होते हैं। मोबाइल उड़ना तो एक फिर भी आपका माली लॉस है। आप अगर उसका चार्जर ठीक नहीं है, उसका वोल्टेज वो कंट्रोल नहीं करता, तो आपके जो 220 वोल्ट है वो डायरेक्ट डिवाइस में आ जाएंगे मोबाइल में। अच्छा, हाँ, आप देखें ना, ये चार्जर होते हैं, ये 5 वोल्ट 9 वोल्ट के होते हैं। अब समटाइम हम क्या होता है कि चार्जिंग के टाइम पे हम बात कर रहे होते हैं, जी ऐसे ही है बिल्कुल। अच्छा, अब उसमें क्या है कि अगर आपका चार्जर ठीक नहीं है, अच्छी क्वालिटी नहीं है, वोल्टेज एकदम बढ़े या एकदम ऑन ऑफ हो गया, तो उसमें अगर उसका चार्जर खराब हो गया, तो वो आपके जो डायरेक्ट 220 वोल्ट हैं वो डिवाइस में आ जाएंगे। डिवाइस तो जाएगी। यानी इस चीज की हौसला शिक नहीं करनी चाहिए कि हम मोबाइल फोन चार्जिंग पे लगा के साइड पे फोन पे बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये रिस्क लेना ही नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ, इसमें आप देखें ना कि इसमें तो ओरिजिनल चार्जर लगाओ, फिर भी ना आप रिस्क लेंगे।
ये बहुत खतरनाक हाँ, बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये जो मोबाइल चार्जर अडाप्टर है ये 5 वोल्ट 9 वोल्ट 12 वोल्ट होते हैं। 5 वोल्ट 9 वोल्ट 12 वोल्ट में तो ठीक है, लेकिन अगर वो चार्जर अडाप्टर खराब हो गया, उसमें देखें ना एक रेजिस्टेंस लगी होती है जो उसको कंट्रोल कर रही होती है कि भी वो एक छोटा सा पार्ट होता है जो 220 वोल्ट को कन्वर्ट कर रहा होता है 12 वोल्ट में। अगर वो खराब हो गया, वो जल गया, तो क्या होगा कि 220 वोल्ट डायरेक्ट मोबाइल में आ गए। जब मोबाइल में आया तो आपकी तो जिंदगी गैर महफूज होगी। बिल्कुल, तो ये तो आम मैंने रूटीन देखी है लोगों की कि बहुत खतरनाक। आपका कोई फोन जरूरी है जी, दफ्तर से फोन आ गया है, कुछ स्पेशल कॉल है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, या वीडियो कॉल भी लोग कर रहे होते हैं। नहीं, आप पहले उसको अनप्लग करें, प्लग आउट करें, ठीक है, प्लग आउट करके और फिर बात करें। एक बड़ा आम तासुर है, अभी भी ये देखे ना, मोबाइल एक चार्जिंग पे लगा हुआ है। सो मेरे अपने रूम में ये है कि मोबाइल साइड टेबल पे मैंने चार्जिंग पे जो है ना वो चार्जर उसको लगाया हुआ है। अब वो बटन सारा दिन चाहे ऑन भी है ना, मैं तो आती जाती उसको वो कर देती हूँ, लगा देती हूँ। तो क्या पहले आपको स्विच ऑफ करना है, मोबाइल चार्जर लगाकर फिर उसको ऑन करना है, डायरेक्ट आप लगा सकते हैं? बेहतर तरीका तो यही है। देखिए ना, जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक आलात हैं या डिवाइसेस बढ़ती जा रही हैं, तो इनकी जो थोड़ी बहुत जो है ना नो हाउ या अवेयरनेस हमें होनी चाहिए कि भी इसको कैसे प्लग आउट करें। तो सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि जब आपका चार्जर लगा हो तब भी आप ऑफ रखें उसको। अगर आपका चार्जिंग नहीं लगी और आप खाली चार्जर लगा हुआ है, इससे वो भी कंज्यूम कर रहा होता है, हेल्थ खराब होती है, हेल्थ भी खराब हो रही होती है और वो कंज्यूम भी कर रहा होता है कुछ वोल्टेज। अच्छा, हाँ, तो बेहतर ये है कि भी आप उसको अनप्लग करें या पीछे से ऑफ करें। और जब आपने लगाना है मोबाइल को तो उसको पहले प्लग करें, फिर उसके बाद ऑन करें, फिर करें, और उसको तो दौरान चार्जिंग तो बिल्कुल यूज ना सर। हम पता क्या, वो इतने जल्दबाज हो चुके हैं, हम कहते हैं क्या चार्जर ड्रॉ से निकालें, लगाएं, स्विच ऑन करें। बहुत चीजें हैं, ये फास्ती जो है ना, ये इसके लिए अब हम बड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए हमें। नहीं, ये लाजम व मलजूम चीजें जी, आपको इनका ख्याल रखना चाहिए। एक आम तासुर की चीजें है ना, हम मोबाइल फोन अपनी गाड़ी में भी चार्जिंग पे लगाते हैं। गाड़ी का जो है ना, गाड़ी में एक्चुअल 12 वोल्ट ही होते हैं। ठीक है, वो 12 वोल्ट, उसमें वो खतरा है ना जो 220 वोल्ट वाला है, वो तो नहीं होता। ठीक है, लेकिन फिर आप हैप्चुअल हो जाते हैं तो बेहतर यही है कि भी आप इतनी भी जल्दी नहीं है कि भी आप 2 मिनट बात कर रहे हैं या 5 मिनट नहीं। और आजकल वेदर में ना आपका मोबाइल इतना वो शदीद वाला गर्म हो जाता है कि वो आपको इस चीज की तो हौसला शिक नहीं करनी चाहिए। जहां हम एसेसरीज की बात कर रहे हैं ना, तो आजकल वो चार्जिंग के लिए मुख्तलिफ एसेसरीज ऐसी भी आई हुई है, एक राउंड सी वो प्लेट नुमा बनी होती है, उस पर मोबाइल रख दे तो आपका फोन चार्ज हो गया। जी, वो वायरलेस चार्जिंग है जी। तो वो क्या इफेक्टिव है? हाँ, वो इफेक्टिव है। उसमें भी क्वालिटीज होती हाँ, क्वालिटीज हैं। एक्चुअल तो यही है ना कि भी अब हम उसको मेजर कर रहे होते हैं वाट्स में। ठीक है, कि उसकी जो मिकदार है ना करंट की, वो हम वाट्स में मेजर कर रहे होते हैं, हम थोड़ा जो जानते हैं उसको। तो उसमें मोबाइल को तो कोई खतरा नहीं होता? नहीं, खतरा कोई नहीं। उसमें ये है कि भी वो एक्चुअल वायरलेस चार्जिंग है, वो थोड़ी स्लो होती है। उसमें आमतौर पे जो अवेलेबल है ना मार्केट में चार्जर, वो 10 वाट 15 वाट तक है। और हमारे जो अब चार्जर अडाप्टर आ रहे हैं कंपनियों के, वो तो 120 वाट 65 वाट 60 वाट 45 वाट तक है, उनकी चार्जिंग बहुत फास्ट। अच्छा, कुछ लोग जिनका मोबाइल फोन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा रहता है ना, जिनका ऑफिशियल वर्क भी मोबाइल, उन्होंने पावर पैक रखे होते हैं। सो वो इफेक्टिव होना, अच्छे होना, अच्छी क्वालिटी के होना कितने जरूरी है? वो तो देखिए ना, क्वालिटी के हवाले से तो हर चीज इंपॉर्टेंट है। अब उसमें भी ये है कि भी आप जब मार्केट में जाएंगे ना, तो आप कहेंगे कि अच्छा दे दें या बड़ा हो, कितनी चार्जिंग टाइम है, तो वो आपको दुकानदार कहेगा जी ये तो 20,000 वाट का है या 15,000 वाट का है। एक्चुअल उसकी आपने जो वाट उसे कहें कि जी आपने जो लिखा हुआ है ना, इसको आप छोड़ दें। आप ये बताएं कि एक मोबाइल को कितनी दफा रिचार्ज कर देगा। अच्छा, फर्ज करो आपकी जो मोबाइल की बैटरी है ना, फर्ज करो 3,000 वाट की। अब उसमें 3,000 जो वो मिली एम्पेयर है उसमें, तो आप जो पावर बैंक ले रहे हैं वो 10,000 मिली एम्पेयर का है, तो उसको चाहिए 3 दफा वो उस मोबाइल को फुल करे बैटरी। जी बिल्कुल ऐसे। अगर वो नहीं कर रहा तो इसका मतलब उसके अंदर जो बैटरी है वो पूरी नहीं है, वो 10,000 मिली एम्पेयर नहीं है उसमें। ठीक है, तो यानी आपका कहना ये है कि जो ऊपर लिखा होता है वो रीजनल भी नहीं होता। नहीं, वो भी आपको धोखा दे रहे होते हैं। तो इसलिए इसलिए आपको इन चीज़ों को जो है खरीदते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है वो हम आगे चल के प्रोग्राम में आपको बताएंगे। हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ये चीज़ें हम आपको दिखाएंगे भी, बताएंगे भी, आप खुद देखिएगा, जज करिएगा, आप असली और नकली की पहचान ही नहीं कर पाएंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक वंस अगेन। सो मैं आपकी हेल्प करने वाली हूँ, आपको बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें बताने वाली हूँ, तो सीख लीजिएगा, बाद में ना कहिएगा कि जी हम तो लूटे गए, हमारे तो पैसे जाए हो गए। ये 2 तरह के चार्जर है मेरे हाथ में, देखने में बिल्कुल सेम है, कलर भी इनका बिल्कुल सेम है, आपको भी बिल्कुल सेम लग रहे होंगे। अब मैं भी नहीं जान पा रही कि इसमें से असली वाला कौन सा है, नकली कौन सा है, यानी अच्छी क्वालिटी का कौन सा है। नकली तो कुछ नहीं होता, क्वालिटी मैटर करती है ना, एक लो क्वालिटी की चीज़ होती है और एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ होती है। तो हमारे गेस्ट हमें बताएंगे कि इन दोनों में निशानी क्या है। अच्छे, बस एक चीज़ मैं थोड़ा सा जज कर पा रही हूँ, इनमें से एक का वेट, इसका वेट थोड़ा ज़्यादा और ये वेट में थोड़ा कम लग रहा है, तो क्या ये पहचान है सरदार साहब? क्या हमने पकड़ के देखना है कि वेट किसका ज्यादा है? वेट का तो डिफरेंस अब इन्होंने क्या किया हुआ है, देखें मैं आपको बताऊं थोड़ा सा कि ये पीसीबी है इस कॉपी की, ठीक है, आप क्वालिटी कुछ नजर आ जाएगी आपको कि, और जो ओरिजिनल की है ना वो ये। अच्छा, ये देखें, यानी ये प्रॉपर आपको क्वालिटी नजर आ रहा है, और इसके अंदर कितना छोटा सा है। हाँ, अब ये सर्किट क्या है, बट सर इशू क्या है ना, हमें कौन खोलने देगा? हाँ, हमें तो ऐसी पैकिंग में मिलता है चार्जर। अब सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि भी आपने जो चीज को परचेज करने जानी है, सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि ओरिजिनल मिल जाए आपको। ठीक सर, ये बॉक्स पे कोई निशानी ऐसी नहीं, ये कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल जो पेशेंट जो आइटम्स है ना, कॉपी आइटम्स, वो बिल्कुल सेम टू सेम होगी। मैं आपको ये दिखाऊंगा, आप जी ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है, ये इसकी और कॉपी ये है। इसको देख लें जी, ये कितना छोटा सा है, लेकिन बाहर पैकिंग ऐसी की गई है कि अब इसमें क्या किया है कि वेट डाला हुआ है, ये देखें ना, ये थोड़ा सा नजदीक लाएंगे कैमरा, तो ये वेट डाले हुए हैं इसमें वजन बढ़ाने के लिए। वो जो मैं कह रही हूँ कि वेट इसका ज्यादा लग रहा, तो उसने वजन बढ़ाने के लिए वो डाला हुआ एक्स्ट्रा। अब आप देखें, जब मैं वोल्टेज की बात कर रहा था तो समटाइम होता क्या है कि ये 220 वोल्ट आ रहा है, ये 220 वोल्ट आया, एक छोटा सा ये पुर्जा है जो इसको आगे लेके और इसको 12 वोल्ट कर रहा है। अगर ये किसी झटके की वजह से या वोल्टेज कमी बेशी की वजह से ये खराब हो गया तो डायरेक्ट 220 वोल्ट इधर आ जाएगा, बिल्कुल, तो वो बहुत खतरनाक है। तो अब आप ये देखें ना कि क्वालिटी का कितना बड़ा रोल है, कि इसको आप देखें और इसको देखें। ये तो फौरन उड़ गया ना। अच्छा सर, शॉर्ट सर्किट भी इसी वजह से होता है। हाँ, शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है। अब आप ये देखें कि ये पीसीबी है और एक ये निकल नहीं पाएगी इसमें, ये वैसे नजर आ रही है कि इसकी क्वालिटी देखें और आप ये क्वालिटी देखें, बहुत जबरदस्त लग रहा है। हाँ, और वो पूरा सर्किट है उसमें सेफ्टी मेजर्स हैं, उसमें क्वालिटी है, और ये की बिल्कुल सादा है जी ऐसे। अब उसमें क्या है कि ये 100-125 रुपए की पीसीबी चार्जर है, और ये आपको जब ओरिजिनल मिलेगा तो वो 1100-1200 रुपए का है, तो उसमें क्वालिटी होती है। अब ऐसे ही मैं आपको एक ये दिखाऊं, ये कॉपी है। अच्छा देखिए, बाहर से उन्होंने क्या कमाल किया, बिल्कुल एक जैसे। अब बाहर से आप देखें ना कि भी आप कोई नहीं जज नहीं कर सकते आप, लेकिन जब आप अंदर देखेंगे तो ये एक सर्किट है और ये एक ओरिजिनल का सर्किट है। अब आप देखें ना, ये हमारे पास बड़े मसाइल आ रहे होते हैं, तो कस्टमर का दुकानदार से झगड़ा हो रहा होता है, वो आ रहे होते हैं हमारे पास, तो उनमें मसला क्या होता है कि भी वो कह रहे होते हैं जी हम ओरिजिनल लेके गए और ये इन्होंने कॉपी दे दिया या हल्की क्वालिटी का दे दिया। अब इसमें क्या किया है कि वजन बढ़ाने के लिए अब ये पार्ट्स नहीं लगा सकते, वो पार्ट्स थोड़े हैं, तो उन्होंने क्या किया है कि इसको वेट इसके अंदर डाल दिया। अच्छा ये देखें, ये वेट के लिए क्या चीजें उन्होंने रखी है ना साथ, ये इन्होंने वेट कि आपको ये ना ओरिजिनल में और उसमें फर्क मेंशन, अब वो उतने पार्ट्स नहीं है। अब ये देखें ना, इसमें कितने पार्ट्स लगे हुए हैं, कितनी, और इसमें कुछ भी नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है, 4 पार्ट्स लगाए, बट इसको इक्वल करने के लिए उन्होंने ये बीच में ऐड कर दिया कि कोई जज ना कर पाए, ये उसमें वेट डाल दिया। लेकिन बाहर से शक्ल आपको बिल्कुल एक जैसी लग रही है, इस तरह से आपको धोखा दिया जा रहा है। इसलिए बेहतर ये है कि भी आप जब भी ये चीज़ें खरीदें तो अच्छा दुकानदार होना, अच्छा ब्रांड होना, कोशिश करें ओरिजिनल लें, ओरिजिनल ना हो तो अच्छी रिप्लेसमेंट वो लें, अच्छी रिप्लेसमेंट लें। अच्छा ये तो हो गया अडॉप्टर, आपकी वायर कैसी है? अच्छा वायर में अब आप देखो, मैं आपको सिंपल दिखाऊं कि जैसे ये वायर है, अब वायर के अंदर जो ये तारे हैं ना, इनका बड़ा रोल होता है करंट के फ्लो में। अगर ये लोहे की अंदर तो आपका करंट बहुत स्लो हो जाएगा, आपके एम्पेयर पूरे नहीं जाएंगे। तो अब ये देखें आप कि जो ओरिजिनल है ना, उसमें तारें ज़्यादा होंगी, कॉपर ज़्यादा होगा, आपके एम्पेयर पूरे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इसका भी बहुत रोल होता है चार्जिंग में। अगर आप यानी ये दोनों चीजें अच्छी होंगी तो आपके मोबाइल की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, बैटरी भी जल्दी चार्ज हो जाएगी और कोई इश्यू भी नहीं रहेगा ना।
और बाकी जो हैंड फ्री है ना, जो उसकी क्वालिटी अब आप ये देखें, वो ऑडियो से आप चेक करते हैं? हाँ, सिर्फ वो आपने ना ऑडियो Option से ये, चेक करनी है। ठीक है। तो वो तो मेरे ख्याल लोग समझते हैं, जब उसको लगाते हैं ना तो उसकी बेस या उसकी साउंड क्वालिटी का उसमें पता चल सकता है, लेकिन सर देखने में उसका कोई डिफरेंस नहीं होता कि नहीं नहीं, फाइल अब मोटी होती नहीं है, नहीं, एक कुछ बारीक नहीं, होती है। 19-20 का भी फर्क नहीं। अब ठीक ये है। एक ये कॉपी एक ओरिजिनल आपने नहीं, पहचान बिल्कुल भी नहीं सकते। पता चल रहा। आप नहीं पहचान सकते। यानी इसका एक हल यही है कि आपने ऑडियो चेक हाँ, करनी है। अब एक इसमें ओरिजिनल एक कॉपी है, आप देखें वो तो बिल्कुल ही नहीं पता चल रहा, बिल्कुल सेम एज जब इट तक आप इज। यूज नहीं करेंगे। अच्छा, हम सम टाइम ना ये जो आपके पास ये वाली हैंड्स फ्री पड़ी है बड़े जी, जी, बॉक्स में, जी, जी। तो हम कहते हैं लुक में अच्छी है, फैंसी लग रही है, तो बस ये वाली ले लें। तो आप ये आपको उसी टाइम लगा के चेक करनी है? हाँ, आपने लगा के चेक करनी है। इसकी क्वालिटी सबसे पहले होती है, जो बेस है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो बाज जो है ना अच्छी क्वालिटी, उसमें सबसे पहले आप देखें उसकी बेस क्या है, फिर उसकी साउंड क्वालिटी है वो भी पता चल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो स्पीकर कॉपर का है ना उसकी क्वालिटी बेहतर होती है। सही हो गया। अच्छा जी, ये तो चीज़ें हमने आपको बता दी हैं, बट इशू ये है सर, अगर आप वो वाला बॉक्स मुझे पकड़ा देंगे तो मैं अपने नाजरीन को दिखा दूं। ये देखें, हमें मिलती है ऐसे पैकिंग में चीज़। सर 1 मिनट के लिए इसको दिखाइएगा। ये देखें, अब ये है जी एयरपोर्ट्स, ठीक है। अब आपको नहीं पता इसकी क्वालिटी क्या है, आपने कहा कि इसको चेक करने का तरीका क्या है कि आपने बस लगा के इसको देखना है, तभी पता इसकी अच्छी क्वालिटी की कोई पहचान है? बॉक्स तो नहीं ना कोई खोल नहीं, देता? बॉक्स बिल्कुल मैटर नहीं करता। वही ना? बॉक्स पे आप बिल्कुल ना जाएं, कुछ भी लिखा हो वो आप उस पर नहीं करना। आपने दुकानदार से पहले पूछना है कि इसका जो बैटरी टाइम कितना है, कि अभी आप लगा रहे हैं तो वो उसके बाद, क्योंकि वायरलेस होता है, इसके अंदर बैटरी होती है एयरपोर्ट जी बिल्कुल होती है। ये चार्जिंग के लिए अलग होती है, जो कानों में लगते हैं ये वर्जिन के अलग होती है। तो उसकी आपने जो सबसे पहले लेना, आपने उनसे पूछना है कि भी इसका टाइम कितना है। 5 घंटे 6 घंटे यूज कर सकते हैं चार्जिंग के बाद। बाद दफ़ा आप लगाते हैं, आ रहे होते हैं कस्टमर कह रहे होते हैं जी मुझे इन्होंने 5 घंटे 4 घंटे कहा, ये 15 मिनट में बैटरी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो इतना टाइम तो नहीं होता किसी के पास कि वो जाके हर 15 मिनट बाद आधे घंटे बाद चार्जिंग करे। तो सबसे पहले आपने जो है ना, कस्टमर हमारे ये नाजरीन हैं उनको हमारे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जब दुकानदार से परचेज करें, आप ये सारी चीजें मेंशन करें, उनसे कहें कि जी आप हमें लिख के दें, ताकि फिर बाद में क्लेम आप। हाँ, क्योंकि आप पे कर रहे हैं ना, अगर आप अच्छे पैसे दे रहे हैं तो फिर अच्छी चीज लेने के आप हकदार भी हैं, तो आप वो दुकानदार से लिखवा लें, उसकी दुकान का कार्ड लें, उसके से वो चीजें मेंशन करा लें, फिर आप चाहे महंगी चीज ले लें ताकि आपको मसला ना हो। आपके टाइम का सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हम एक ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। आज की बर्थडे लिस्ट की तरफ हमने आना है जी। 24 तारीख है और 24 को जिनकी बर्थडे हम उनको विश करने जा रहे हैं, बट उससे पहले स्पेशल बर्थडे की तरफ आएंगे। खुरम कलीम साहब, डायरेक्टर प्रोग्रामिंग है जी 24 न्यूज़, यानी 24 पे जितने भी आपके प्रोग्राम्स होते हैं खुरम साहब की सरबराही में होते हैं। तो खुरम साहब को हम स्पेशली बहुत सारी मुबारकबाद देना चाहेंगे। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे खुरम साहब। आपके लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात, हंसते मुस्कुराते रहें, जीते रहें, सलामत रहें और हमें सिखाते रहें। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। एक और स्पेशल बर्थडे है जी सैयदा सना ज़हरा की, जो कि असाइनमेंट एडिटर हैं जी, हमारी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, बहुत अच्छी कलीग भी हैं। सना, आपको भी सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत सारी नेक दुआएं आपके लिए जी, आपकी आने वाली ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियां हों। हैप्पी बर्थडे। और सालगिरह है आज अनाया की, शाजिया की, दुआ फातिमा की। हैप्पी बर्थडे जी, आप सब लोगों को मुबारकबाद।
हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। आपकी बर्थडे भी ऐसे ही स्पेशल होगी अगर आपकी कल सालगिरह है। हमें पिक्चर्स भिजवाएं, प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं। स्टे विद अस, हम ब्रेक के बाद आते हैं जी। वेलकम बैक वंस अगेन। सो आप देख रहे होंगे कि मेरे साथ ये बच्चा कौन मौजूद है। ये जी बिलावल साबरी। इधर आ जाए जी बिलावल। सो बिलावल साबरी के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि हम कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने हर बंदे में कुछ स्पेशल रखा है। तो इसमें स्पेशल ये रखा है कि ये क्या खूबसूरत तबला बजाता है, बहुत ही ज़बरदस्त। और अच्छी बात ये है कि इसने खुद ब खुद बजाना सीखा। सो बिलावल कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक है। तो मुझे बताएं एज क्या आपकी? 10 साल। 10 साल के हैं जी। और तबला कब से बजा रहे हैं? 4 साल से। 4 साल से बजा रहे हैं। कैसे शौक आया? ये मेरे पापा बजाते थे, मुझे भी शौक आया, फिर नमक वगैरह की दबी है उन पे बजाता था। अच्छा, खुद ब खुद सीख लिया बजाना? कैसे कैसे खुद ब खुद सीख लिया? आप बैठ जाते थे, बजाते रहते थे? वो तो धुन बजाना, हाथ चलाना अपने वालिद साहब को बस देखा, तो फिर आगे चल के वालिद साहब से सीखते भी रहे? जी, सीखते रहे। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि प्रैक्टिस कितनी करते हैं? हाँ। सारा दिन बार बार घर में बजा के प्रैक्टिस करते हैं? जी। सही। सो किसी को पसंद भी करती हैं बड़े तबला प्लेयर को, जिसको आप फॉलो करते हैं, जिसको सामने आप लगा के उनकी तरह तबला बजाने की कोशिश करते हैं? जी। जबरदस्त जबरदस्त। और पढ़ाई भी कर रहे हैं आप? जी। कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं? 5 क्लास की। 5वीं क्लास के ये स्टूडेंट है, पढ़ाई भी कर रहे हैं, अपने शौक को भी साथ लेके चल रहे हैं। सो बिलावल तबला कैसा बजाते हैं वो तो हम आपको दिखाएंगे। इजाज साहब, बिलावल आप वहां बैठे, आपने हमें तबला बजा कर दिखाना है। और इनके वालिद साहब मौजूद हैं, इजाज साहब, इनसे हम बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच जी। मैं बड़ा हैरान हुई हूँ और अभी हमारे नाजरीन भी हैरान होंगे। सो मुझे ये बता दीजिएगा कि इसको शौक कैसे हुआ और किस तरह से आपने सपोर्ट किया? ये 4 साल की एज थी इसकी, तो मुझे देख देख के ना, घर पे हम प्रैक्टिस करते थे रेसिल, तो वो देख देख के ये खुद ब खुद शुरू हो गया। और ऐसे कि मेरे पीर मुर्शिद जो हैं, एक दिन उनकी निगाह हुई, जमान बादशाह, तो मुझे कहने लगे कि इजाज़ बच्चे को तबला दे दो। और ये फीडर अपना साथ लेके गए थे। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है जी। ये खुद ब खुद ही बजाना शुरू हो गया। वाह। ये 6 साल हो गए इसे बजाते हुए। ये हमारे बुजुर्गों का दुआ है। तो ये जी बड़ी अच्छी चीज है। और फिर बच्चे जब साथ साथ अपनी स्टडी भी कंटिन्यू रखते हैं। तो मैं ना आपको वहां से बैठ के देखना चाह रही हूँ आप हाथ कैसे चला रहे हैं। अच्छा, कोई और खूबसूरत सी धुन नुसरत फतेह अली खान साहब की कोई कवाली सुना देंगे? सिर्फ बजा के हमें धुन ही सुना दे। चलें जी। ये वो मेरी फरमाइश, एकदम से मैं फरमाइश कर रही हूँ और वो करके दिखाते जा रहे हैं। क्या कमाल है जी, हैरान कुन हद तक जबरदस्त है। और इसकी जो एनर्जी है, जो फोकस इस तरह से ये कर रहा है, तो मैं तो अगर जुर्रत भी करूँ ये बजाने की, मेरी प्रोड्यूसर कह रही है आप भी कह दो सीख लो, बट वो जिस तरह अपनी चीजों पे फोकस कर रहा है, जो इसकी एनर्जी है, जिस तरह से वो धुन के साथ एक्सप्रेशन दे रहा है, जबरदस्त। बिलावल कमाल कर दिया है। तो मुझे अगर सीखना हो तो सबसे पहले क्या सीखना है? स्टार्ट कहाँ से करूँ मैं? एक फ्लो में किस तरह से मुख्तलिफ धुनें, आपके पास जितनी ऑप्शन है आपने उनका क्या जबरदस्त इस्तेमाल किया, हाथ कैसे चल रहे थे। इसको कहते हैं कि छोटा पैकेट, और ये बहुत बड़ा धमाका था जो करके इसने दिखा दिया। बिलावल आपने तो कमाल ही कर दिया। तो आप आगे चल के क्या करना चाह रही हैं? जी, इसी तरह से सीखने आगे मजीद काम करेंगे तो आप तो बड़े होके मेरे ख्याल से बहुत ही कमाल कर दिखाएंगे। शाबाश, हम आपसे बड़ा इम्प्रेस हुए हैं जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से जी सीखते रहो, कामयाब रहो और आगे चल के अपने मुल्क का नाम रोशन करो। अच्छा जी नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए। देखिए जी, इतनी कमाल परफॉर्मेंस हमने आपके सामने पेश कर दी है, तो ज़रूर इस तरह के बच्चों को ना सिर्फ बुला के आपको दिखाने का मकसद क्या होता है, इनको हमने रजिस्टर कराना होता है कि हमारे पास इतना ज़बरदस्त टैलेंट मौजूद है। और मोटिवेशन होती है उन बच्चों के लिए जिनके अंदर कुछ टैलेंट होता है, उन्होंने सामने लेकर आना होता है, बस आपने पॉलिश करना होता है। इसके वालिद साहब ने इसको देखा, समझा कि इसके अंदर टैलेंट है, उसको पॉलिश किया, तो क्या कमाल इन्होंने काम कर दिखाया। और मजीद भी इंशाल्लाह आगे करेंगे। सो अपना ख्याल रखिएगा, हमारी और आपकी कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।